नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अपने अध्याय 4 को पढ़ रहे थे। हमारी पुस्तक के अध्याय 4 का नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो हम इस अध्याय के अब तक 3 भाग पूर्ण कर चुके हैं। उन तीनों भाग में हमने बाजार को आर्थिक दृष्टिकोण से अलग एक सामाजिक संस्था के रूप में समझने का प्रयास किया है और आज इस चौथे भाग में हम बाजार के एक विशेष संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। वो संदर्भ कौन सा है? वो है भूमंडलीकरण। तो चलिए चर्चा करते हैं भूमंडलीकरण की। भूमंडलीकरण स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का गठजोड़। तो ये जो भूमंडलीकरण है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार धीरे धीरे स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार बिल्कुल मिल गए हैं। इन सब का एक गठजोड़ बन चुका है। 1980 के दशक के बाद भारत ने अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में प्रवेश किया। ये मुख्यतः राज्य स्तरीय विकास से उदारवाद जैसी आर्थिक नीति के परिवर्तन की वजह से हुआ। तो 1980 के दशक के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो भारत ने अपने आर्थिक इतिहास के बिल्कुल एक नए दौर में प्रवेश किया और ये मुख्यतः कैसे शुरू हुआ? तो राज्य स्तरीय विकास में जो उदारवाद जैसी आर्थिक नीतियां अपनाई जाने लगी, उन उदारवाद जैसी आर्थिक नीतियों के कारण ही ये परिवर्तन शुरू हुआ। इस बदलाव से भूमंडलीकरण के युग की शुरुआत हुई और इस प्रकार के बदलाव से भूमंडलीकरण के युग की शुरुआत हुई। वह दौर जिसमें दुनिया पहले से ज़्यादा अंतर संबंधित है, सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी। तो भूमंडलीकरण एक ऐसा दौर है जिसमें दुनिया पहले से बहुत ज़्यादा अंतर संबंधित है और न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों का जो संबंध है वो बहुत गहरा हो गया है। भूमंडलीकरण के कई रुझान होते हैं। उनमें से खास हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूंजी, समाचार और लोगों का संचलन एवं साथ ही प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, दूरसंचार और परिवहन के क्षेत्र में और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास जो इस संचलन को गति प्रदान करते हैं। तो वास्तव में भूमंडलीकरण के कई रुझान होते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का, पूंजी का, समाचार का और लोगों का संचलन भूमंडलीकरण के विभिन्न रुझान हैं और इनके साथ साथ ही जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं, जैसे कंप्यूटर, दूरसंचार और परिवहन के क्षेत्र में, जिनके कारण जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो बढ़ी हैं और साथ के साथ ये जो वस्तुओं का, व्यक्तियों का, समाचारों का संचलन है, इसको भी गति प्राप्त हुई है। भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण का बढ़ना है। तो इस भूमंडलीकरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है कि दुनिया के सभी कोनों में, चारों कोनों में या सभी कोनों में बाजारों का विस्तार हुआ है और बाजारों के विस्तार के साथ साथ ही एकीकरण भी बहुत बढ़ गया है। इस एकीकरण का अर्थ है कि दुनिया के किसी एक कोने में किसी बाज़ार में परिवर्तन होता है तो दूसरे कोनों में उसका अनुकूल प्रतिकूल असर हो सकता है। तो ये जो बाज़ारों के एकीकरण की हम बात कर रहे हैं, इस एकीकरण का क्या अर्थ है? तो इस एकीकरण का यही अर्थ है कि दुनिया के किसी बाज़ार में, दुनिया के किसी क्षेत्र में, किसी बाज़ार विशेष में जो घटनाएं होती हैं या कोई परिवर्तन होता है तो उसका अनुकूल या प्रतिकूल असर दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ता है। सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उद्योग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या बीपीओ जैसे कॉल सेंटर उन प्रमुख उद्योगों में से हैं जिसके द्वारा भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से लगातार जुड़ता जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों कि सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग या बीपीओ ऐसे उद्योग हैं जिनके द्वारा भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था है या जो वैश्विक अर्थव्यवस्था
होता है उसका एक बड़ा हिस्सा बनता ही जा रहा है। यहाँ की कंपनियाँ पश्चिम के विकसित देशों के उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर श्रम और सेवाएं मुहैया कराती हैं। तो हमारे देश की कई कंपनियां हैं, कई सॉफ्टवेयर उद्योग कंपनियां हैं या कई बीपीओज हैं जो कि पश्चिम के जो विकसित देश हैं वहाँ पर जो उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर श्रम और सेवा दोनों मुहैया कराती हैं। अब भारतीय सॉफ्टवेयर संबंधी सेवाएं और उसी प्रकार की अन्य और सेवाओं का विश्व भर में एक बाज़ार बन गया है। तो वास्तव में आज स्थिति ये है कि भारतीय सॉफ्टवेयर संबंधी सेवाएं और कुछ अन्य सेवाओं का विश्व भर में एक बाज़ार बन चुका है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत सिर्फ पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं बल्कि लोगों, सांस्कृतिक उत्पादों और छवियों का भी दुनिया भर में परिचालन होता है। तो ये हमको समझना है कि जब हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो सिर्फ पूंजी या वस्तुओं का संचलन ही काफ़ी नहीं होता, इसके अतिरिक्त लोगों का, सांस्कृतिक उत्पादों का और छवियों का परिचालन भी विश्व के विभिन्न हिस्सों में होता है। यह विनिमय के नए दायरों से प्रवेश करती है और नए बाज़ारों का निर्माण करती है। तो ये जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है यह विनिमय के नए दायरों से प्रवेश करती है, यानी ऐसे विनिमय के दायरे जो पहले नहीं हुआ करते थे वैसे दायरे देखने को मिलते हैं और साथ के साथ नए बाज़ारों का निर्माण भी प्रदर्शित होता है या भूमंडलीकरण के कारण नए नए बाज़ार भी विकसित होते हैं। उत्पाद, सेवाएं और सांस्कृतिक तत्व जो पहले बाजार व्यवस्था से बाहर थे अब उसके हिस्से हैं। तो कई सारे उत्पाद, सेवाएं और सांस्कृतिक तत्व जो पहले बाजार व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे वे अब बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। एक उदाहरण है भारतीय अध्यात्म और ज्ञान व्यवस्थाओं जैसे योग और आयुर्वेद का पश्चिम में बाजारीकरण। तो यहाँ एक उदाहरण है भारतीय अध्यात्म का और भारतीय ज्ञान व्यवस्था जैसे कि योग और आयुर्वेद का पश्चिम में बाजारीकरण, यानी पश्चिम में अब इन भारतीय उद्योगों की या हम ये कहेंगे जो भारतीय अध्यात्म और ज्ञान की जो धारा है उसका एक बाजारीकृत रूप देखने में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का बढ़ता बाजार भी ये दर्शाता है कि खुद संस्कृति कैसे बाजार का एक हिस्सा बन जाती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का जो बाजार है वो भी बढ़ता ही जा रहा है और उससे प्रदर्शित होता है कि किस प्रकार संस्कृति बाजार का एक हिस्सा बन जाती है। जब बाजार भी बिकता हो पुष्कर पशु मेला, तो उसी का हम अब एक उदाहरण देखने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में संस्कृति कैसे महत्व रखती है। कैसे हम देख पाएंगे इस बात को कि बाजार ही अपने आप में बिक रहा है, इसका एक उदाहरण है पुष्कर पशु मेला। कार्तिक का महीना आते ही ऊँटों के गाड़ीवान अपने रेगिस्तानी जहाज़ों को सजाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के वक्त पहुंचने के लिए समय से पुष्कर की लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ हर साल लगभग 2 लाख लोग और 50,000 ऊँट और अन्य पशुओं का जमावड़ा लगता है। तो हमारे राज्य राजस्थान में अजमेर ज़िले में पुष्कर जो स्थान है वो स्थित है और वहीं ये पुष्कर पशु मेला लगता है। और यहाँ ये प्रदर्शित किया गया है कि जैसे ही कार्तिक का महीना शुरू होता है तो ऊँटों के गाड़ीवान जो हैं वो अपने ऊँटों को सजाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर जब मेला लगता है वक्त पर पहुंचने के लिए समय से ही अपने अपनी जगह से निकल जाते हैं और इस मेले में लंबी यात्रा करके पहुंचते हैं। इस मेले में लगभग 2 लाख लोग और 50,000 पशु हिस्सा लेते हैं। वो उन्माद देखते ही बनता है जब रंग, शोर और चहल पहल से लोग घिरे होते हैं। संगीत वादक, रहस्यवादी, पर्यटक, व्यापारी, पशु और भक्त सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। एक तरह से कहें तो यह ऊँटों को संवारने का निर्माण है जिसमें मकई के बाल की तरह बाल संवारे हुए ऊँटों, पायलों की झनकार, कढ़ाई किए वस्त्रों और टमटम पर सवार लोगों से आपकी अद्भुत भेंट हो सकती है।
तो वास्तव में वहाँ की पूरी स्थिति का, पूरी दृश्य का यहाँ वर्णन किया गया है कि वहाँ का दृश्य देखते ही बनता है जब रंग, शोर और चहलकदमी से लोग घिरे होते हैं। संगीत वादक, रहस्यवादी, कई सारे पर्यटक, कई सारे व्यापारी, पशु और भक्त सबके सब वहाँ स्थित होते हैं। और यहाँ अगर हम कहें तो ऐसा प्रदर्शित होता है जैसे कि ऊँटों को सजाने का कोई निर्माण चल रहा हो। और यहाँ कई ऊँट नज़र आते हैं जो कि मकई के बाल की तरह बाल संवारे हुए दिखते हैं। पायलों की झनकार सुनाई देती है, वस्त्रों की जो कढ़ाई है उससे वो नज़र आते हैं। या कढ़ाई किए हुए वस्त्र और टमटम पर सवार लोग वहाँ आपको नज़र आते हैं और एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ऊँटों के मेले के साथ ही धार्मिक प्रतिष्ठान भी एक जंगली जादुई चरम पर होता है। अगरबत्तियों का घना धुआं, मंत्रों का शोर और मेले की रात में हजारों भक्त नदी में डुबकी लगाकर अपने पाप धोते हैं और पवित्र पानी में टिमटिमाते दिए छोड़ते हैं। तो ये है वहाँ पुष्कर पशु मेले का जीवंत दृश्य कि वहाँ पर ऊँटों के मेले के साथ साथ ही धार्मिक प्रतिष्ठान भी एक चरम पर होता है। लोग अगरबत्तियों के घने धुएं में, मंत्रों के शोर में और उस मेले में कई सारे लोग अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं और नदी में डुबकी लगा करके, या जो सरोवर है उसमें डुबकी लगा करके अपने पाप धोते हैं और वहाँ सरोवर में पानी में दिए जलाते हैं। अप्रत्यक्ष बाजार, समय और दूरी पर विजय। अब हमने पुष्कर पशु मेले का उदाहरण तो देखा कि कैसे संस्कृति भी बाजारीकृत हो गई है, या संस्कृति का भी अपना एक बाज़ार विकसित हो गया है कि उस पुष्कर पशु मेले को देखने देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक प्रकार के अप्रत्यक्ष बाज़ार की, जिसमें कि लगता है कि समय और दूरी पर विजय प्राप्त कर ली गई है। मैसूर से नास्दाक का उद्घाटन, इन्फोसिस का दूर संचारित लिपियों का अंश, जिससे अमेरिकी शेयर बाजार खुला। तो ये एक विशेष घटना है कि मैसूर से नास्दाक का उद्घाटन किया गया और कैसे मैसूर से अमेरिकी शेयर बाजार को खोला गया देखते हैं। मैसूर, अगर आपको भी नहीं लगता कि दुनिया समतल हो गई है तो इस पर गौर करें। इन्फोसिस प्रौद्योगिकी ने नास्दाक के शेयर बाजार के सुबह खुलने की उद्घोषणा की, वो भी मैसूर से बैठे बैठे। तो ये एक खबर है जो कि वहाँ उस दौरान जब ये घटना हुई थी तो ये अखबारों में खबर आई कि किस प्रकार घर बैठे बैठे या मैसूर में बैठे बैठे जो इन्फोसिस उद्योग हैं वहाँ से जो नास्दाक है उसकी घोषणा की गई, या नास्दाक के जो शेयर बाज़ार है उसके खुलने की घोषणा की गई। यहाँ शाम के 7 बजे अमेरिका का 9:30 प्रातः है। इन्फोसिस के सभापति और मुख्य संचालक NR नारायण मूर्ति ने एक घंटी बजाकर नास्दाक के टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के बाजार स्थल का सोमवारी बाजार खोला। ये शुरुआती घंटी एक उत्सवी घटना है जो नास्दाक के अप्रत्यक्ष बाजार प्रारूप का प्रतीक है। चूँकि नास्दाक का संचालन पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक है, यह दुनिया के किसी भी हिस्से से खोला जा सकता है। तो ये वास्तविक घटना थी कि इन्फोसिस के सभापति और मुख्य संचालक NR नारायण मूर्ति जी ने एक घंटी बजाई, कब? मैसूर में बैठे बैठे शाम को 7 बजे, और उस समय अमेरिका के सुबह के 9:30 बजे थे। तो उस समय जब घंटी बजाई नारायण मूर्ति ने तो उसके साथ ही नास्दाक के जो शेयर बाज़ार है जो कि टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पर स्थित है उसको खोला, यानी सोमवारी बाज़ार को खोला गया। और ये शुरुआती घंटी एक प्रकार की उत्सवी घटना मानी जाती है। नास्दाक के अप्रत्यक्ष बाज़ार का ये खुलने का एक प्रतीक मानी जाती है। और वास्तव में नास्दाक पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित बाज़ार है, और इस इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित बाज़ार को दुनिया के किसी भी हिस्से से या किसी भी कोने से इस प्रकार घंटी बजाकर प्रतीक के रूप में खोला जा सकता है। यह
प्रतीकात्मक तौर पर व्यापार के प्रत्येक दिन की शुरुआत में पूंजी निवेशकों और बाजार के प्रतिभागियों को एक दूसरे से जोड़ता है। नास्दाक एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विनिमय केंद्र का नाम है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका संचालन विशेष रूप से कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से होता है। तो वास्तव में ये जो घंटी बजा करके बाजार खुला गया, ये प्रतीकात्मक तौर पर व्यापार के जो प्रत्येक दिन की शुरुआत है उसको प्रदर्शित करता है और विभिन्न पूंजी निवेशकों और बाजारों को, उनके प्रतिभागियों को एक दूसरे से जोड़ता है। नास्दाक वास्तव में एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विनिमय का केंद्र है जो कि टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में स्थित है और इसका संचालन पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक होता है या विशेषकर कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही होता है। यह दुनिया भर के ब्रोकरों और निवेशकों को उन कंपनियों के शेयर के खरीद फरोख्त में मदद करता है जो उससे पंजीकृत है। यह सौदे वास्तविक समय में होते हैं, अर्थात चंद सेकंड्स में मामले तय कर दिए जाते हैं और वो भी बिना कागजी कार्रवाई या कागजी मुद्रा के। तो ये नास्दाक की जो स्थिति है, जो इसका कार्य है, वो आप समझिए कि ये जो नास्दाक है दुनिया भर के ब्रोकरों और निवेशकों को ऐसे कंपनियों की खरीद फरोख्त में सहायता करता है जो कि नास्दाक में पंजीकृत है। तो ऐसे कंपनियों के शेयर कोई व्यक्ति जो खरीदना चाहता है वो खरीद पाता है, जो बेचना चाहता है वो बेच पाता है। और ये जो सौदे होते हैं शेयर्स को खरीदने बेचने के, ये वास्तविक समय में रियल टाइम में होते हैं, यानी चंद सेकंड्स में ही मामले तय हो जाते हैं और बिना किसी कागजी कार्रवाई के और बिना किसी मुद्रा के स्थानांतरण के। उदारवादिता पर बहस, बाजार बनाम राज्य। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो उदारवादी नीतियाँ अपनाई गई जिनसे भूमंडलीकरण की भी शुरुआत हुई, उस पर क्या हमारे यहाँ एक बहस की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो बाजार बनाम राज्य क्या स्थिति उदारवादिता पर है उसकी चर्चा हम करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण प्राथमिक तौर पर उदारीकरण की नीति की वजह से हुआ है जो कि 1980 के दशक में शुरू हुई, ये हम चर्चा कर चुके हैं। उदारवादिता में कई तरह की नीतियां शामिल हैं, जैसे सरकारी विभागों का निजीकरण, सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों को बेच देना, पूंजी, श्रम और व्यापार में सरकारी दखल कम कर देना। तो वास्तव में उदारवादिता में कई सारी नीतियां या कई सारे जो कार्य हैं वो शामिल हैं, जैसे कि सरकारी विभागों का निजीकरण कर देना, सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों को बेच देना और इसी प्रकार पूंजी, श्रम और व्यापार में सरकारी जो दखल है उसको कम कर देना। यानी पूंजी से संबंधित कार्य हुए, श्रम से संबंधित कार्य या विभिन्न व्यापारों से संबंधित नीतियां जो हैं उनमें सरकारी दखल को घटा देना, कम कर देना। विदेशी वस्तुओं के आसान आयात के लिए आयात शुल्क में कमी करना और विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने में सहूलियत देना। इसके अलावा जो विदेशी वस्तुएं हैं उनके आसान आयात के लिए आयात शुल्क में कमी कर देना। इसके साथ साथ विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने में सहूलियत प्रदान करना, यानी इस प्रक्रिया को आसान बना देना। बाजारीकरण या इन परिवर्तनों को सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए बाजार या बाजार आधारित प्रक्रियाओं, सरकारी नियमों और नीतियों के बजाय के उपयोग से भी समझ सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है इस उदारवादिता से संबंधित, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ वास्तव में जो राजनीतिक या आर्थिक समस्याओं के समाधान किए जाते हैं उसके लिए बाजार या बाजार आधारित प्रक्रियाओं को ही उपयोग किया जाता है, बजाय सरकारी नियमों और नीतियों के। इसमें आर्थिक नियंत्रण को सरकार द्वारा कम या खत्म कर देना, उद्योगों का निजीकरण और मजदूरी और मूल्यों पर से सरकारी नियंत्रण को खत्म कर देना शामिल है। तो
इस उदारवादिता की प्रक्रिया में आर्थिक नियंत्रण को सरकार द्वारा या तो कम कर दिया जाता है या पूर्णतः खत्म कर दिया जाता है। उद्योगों का निजीकरण किया जाता है और मजदूरी और मूल्यों पर से सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया जाता है या हटा लिया जाता है। जो लोग बाजारीकरण का समर्थन करते हैं उनका मानना है कि इससे समाज में आर्थिक समृद्धि और समृद्धि आएगी, क्योंकि सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा ये निजी संस्थाएं ज़्यादा कुशल होती हैं। तो ऐसे लोग जो बाजारीकरण का समर्थन करते हैं वे इस तथ्य को रखते हैं कि इस प्रकार की नीतियां अपनाने से जो भी राज्य हैं या देश है वहाँ पर आर्थिक समृद्धि और जो समृद्धि है वो बढ़ती है। इसका कारण ये बताया जाता है कि सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा जो निजी संस्थाएं होती हैं वे अधिक कार्यकुशल होती हैं, उनकी उत्पादकता अधिक पाई जाती है। उदारवाद के कार्यक्रमों के तहत जो परिवर्तन हुए उन्होंने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया और इसके साथ ही भारतीय बाज़ारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोला। तो उदारवाद के कार्यक्रमों के तहत जो विभिन्न परिवर्तन हुए हैं इन्होंने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया है और साथ के साथ भारतीय बाज़ारों को विभिन्न विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया और जो भी नियम थे उन्हें बहुत कड़ा नहीं रखा गया, यानी जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें विभिन्न सहूलतें प्रदान की गई। उदाहरण के लिए अब बहुत सारी विदेशी वस्तुएं यहाँ बिकती हैं जो पहले यहाँ नहीं मिलती थी। तो इसका एक जो बड़ा उदाहरण है वो ये है कि अब हमारे देश में कई सारी विदेशी वस्तुएं ऐसी भी बिकती हैं जो कि पहले यहाँ नहीं मिला करती थी। विदेशी पूंजी के निवेश से आर्थिक विकास होता है और रोजगार बढ़ते हैं और ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे जैसे विदेशी पूंजी का निवेश होता है तो उस स्थान विशेष में आर्थिक विकास बढ़ता है और इसके अलावा रोजगार भी बढ़ते हैं। सरकारी कंपनियों के निजीकरण से कुशलता बढ़ती है और सरकार पर दबाव कम होता है। तो इस उदारीकरण का जो एक बड़ा बिंदु है वो ये भी है कि सरकारी कंपनियों का जब निजीकरण होता है तो उससे धीरे धीरे कुशलता बढ़ती है और इसके अलावा सरकार पर जो दबाव पड़ता है विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का, वो दबाव भी धीरे धीरे कम हो जाता है। उदारीकरण का असर मिश्रित रहा है। भारतीय उद्योग के कुछ क्षेत्रों जैसे सॉफ्टवेयर या सूचना तकनीकी या खेती जैसे मछली या फल उत्पादन को शायद वैश्विक बाजार से फ़ायदा हो सकता है, पर अन्य क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और तेलीय अनाजों के उद्योग पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि यह उद्योग विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं उदारीकरण के हमारे देश पर असर की, तो यह एक मिश्रित असर माना जाता है। कैसे मिश्रित माना जाता है? तो हमारे भारतीय उद्योग के कुछ क्षेत्र जैसे कि सॉफ्टवेयर या सूचना तकनीकी का उद्योग है, जैसे खेती में कुछ विशेष प्रकार हैं जैसे मछली का या फल का उत्पादन है, इन सब को माना जाता है कि वैश्विक बाजार से कुछ फ़ायदा हो सकता है। परंतु अन्य क्षेत्र जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हुए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुए या तेलीय अनाजों के उद्योग हुए, इन सब पर एक नकारात्मक या हम कहें गहरा असर पड़ेगा। जो कि किस कारण पड़ेगा? ये माना जाता है कि ये उद्योग जो विदेशी कंपनियां हैं या विदेशी उत्पादक हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं रहेंगे। भारत में आज एक ग्रामीण हाट से लेकर अप्रत्यक्ष स्टॉक एक्सचेंज जैसे विभिन्न प्रकार के बाज़ार भी हैं। तो भारत में आज एक ग्रामीण हाट भी देखी जाती हैं और साथ के साथ अप्रत्यक्ष स्टॉक एक्सचेंज जैसे विभिन्न बड़े बाज़ार भी देखे जाते हैं। ये बाज़ार खुद भी सामाजिक संस्था हैं और ये बाकी सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग से विभिन्न तरीक़ों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमने ये जाना कि विनिमय के सिर्फ आर्थिक मायने ही नहीं होते, उसके सांकेतिक और सांस्कृतिक पहलू भी होते हैं। तो हमने
हमारे अध्याय में जाना कि बाजार खुद तो एक सामाजिक संस्था होती ही है, इसके अतिरिक्त ये विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी होती है, जैसे परिवार, जाति और वर्ग, इन सब से बाजार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध होता है। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि विनिमय के सिर्फ आर्थिक मायने ही नहीं होते हैं, अपितु कोई भी लेन देन या विनिमय जब होता है तो उसके सांस्कृतिक और जो सांकेतिक पहलू हैं वो भी देखे जाते हैं। खास करके उदारवादिता के दिनों में जब सामानों और सेवाओं का तेजी से संचलन हो रहा है, और ये सांकेतिक और सांस्कृतिक पहलू तब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उदारवादिता का दौर चल रहा है, और इस उदारवादिता के दौर में विभिन्न सामानों और सेवाओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तेजी से संचलन हो रहा है। भारत के उदारीकरण के बाद के बाजारी परिवेश में जो भूमंडलीकरण का अभिन्न हिस्सा भी है, ऐसे तमाम तरीके और प्रणालियां हैं जो चीज़ों, सेवाओं, सांस्कृतिक प्रतीकों, पूंजी को बाजारी माहौल में प्रवेश दिलाती हैं। आंचलिक ग्रामीण बाजार से लेकर विश्वव्यापी व्यापारी क्षेत्रों तक, जैसे नाश्ता। तो भारत के उदारीकरण के बाद के बाजारी परिवेश की हम बात करते हैं तो यह भूमंडलीकरण का अभिन्न हिस्सा है, और इसी कारण ऐसे तमाम तरीके और प्रणालियां हमारे यहाँ विकसित हुई हैं जो विभिन्न चीज़ों को, सेवाओं को, सांस्कृतिक प्रतीकों को और पूंजी को बाजारी माहौल में प्रवेश कराती हैं। आंचलिक ग्रामीण बाजार से लेकर विश्वव्यापी जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों की हम बात करें तो हमारे देश से चीज़ें, सेवाएं, सांस्कृतिक प्रतीक और पूंजी उन सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, और इसका एक उदाहरण था नाश्ता का। आज के तेज़ी से बदलते युग में यह समझना आवश्यक है कि किस तरह से बाज़ार निरंतर बदल रहे हैं और इन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के परिणाम क्या हैं। तो आज का जो तेज़ी से बदलता युग है, इस युग में हमें यह समझना आवश्यक है कि किस प्रकार बाज़ार निरंतर बदलते जा रहे हैं और इन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज के तेज़ी से बदलते युग में निश्चित ही ये समझना आवश्यक है कि किस तरीके से बाज़ार निरंतर बदलते जा रहे हैं। उदारीकरण का प्रभाव, भूमंडलीकरण के कारण जो स्थितियां परिवर्तित हुई हैं वो, और साथ के साथ इन परिवर्तनों के सामाजिक परिणाम क्या हैं, और आर्थिक इन परिवर्तनों के जो कि सामाजिक और आर्थिक प्रकार के परिवर्तन हैं, इनके परिणाम किस किस प्रकार के हैं या इनके परिणाम कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस चतुर्थ अध्याय का जो चौथा भाग है उसे भी समाप्त कर लिया है, और साथ के साथ ही हमारे इस अध्याय का सैद्धांतिक हिस्सा यहाँ समाप्त होता है। और अगले भाग में हम इस अध्याय के जो प्रश्नोत्तर हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उनको हल करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।